देखिए अल्काइल हैलाइड जैसा आज हम लोग को है ना डिस्कस करना है, पिछले क्लास में जितना हो गया था उसके आगे। तो सबसे पहला चीज स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। यहाँ पे आप मान सकते हैं कि कोई एक कार्बन है, अगर ऊपर साइड में हम X डाल देते हैं तो यहाँ पे एक जगह पे कोई एक पर्टिकुलर एटम, कुछ भी इस जगह पे एक पर्टिकुलर एटम कुछ भी, ठीक है, और इस जगह पे कोई एक पर्टिकुलर एटम कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। कोई बताएगा बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109.5। अच्छा ये वर्ड हम क्यों लगा दिए जबकि हम जानते हैं कि CH4 इतना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। कारण है कि यहाँ पे आप कुछ भी लगाइएगा ना तो वो थोड़ा सा आगे पीछे होगा, ठीक है। कारण है कि जब यहाँ पे Cl लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कार्बन से दूर जाएगा तो रिपल्सन थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। ये चीज आप पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में, बॉन्ड एंगल अलग से पढ़ाया गया आपको, बॉन्ड एंथैल्पी अलग से पढ़ाया गया होगा आपको। तो बस इसी कारण से एक वर्ड हम यहाँ लगा के रखे हैं, कौन सा? अप्रॉक्स, ठीक है। तो क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है इसलिए अप्रोक्सीमेटली 109 डिग्री 28 मिनट्स के अराउंड होता है, ठीक है। अब इसमें ये जो डैश्ड है ये फिर से एक बार पूछना चाहेंगे, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर या टुवर्ड्स ऑब्जर्वर? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। वेजेस है किधर? टुवर्ड ऑब्जर्वर। टुवर्ड्स। ये जो एक बॉन्ड है किसी भी साइड में, ये एक बॉन्ड है, अगल बगल वाला बात, ठीक है। तो आपको ये बॉन्ड समझना होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आइसोमेरिज्म अपना काम करके चला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे ये नीचे जो है पार्ट लिखा हुआ, क्लासिफाई द कंपाउंड एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। क्या हम जानते हैं प्राइमरी का मतलब कितना डिग्री? 1 डिग्री। सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री। टर्शियरी मतलब 3 डिग्री। तो ये जो 3 डिग्री बोल रहे हैं, क्या अल्काइल मेरा 3 डिग्री होगा, या फिर मेरा मिथाइल 3 डिग्री होगा, या फिर मेरा हैलोजन 3 डिग्री होगा? हैलोजन 3 डिग्री होगा सर। तो वो कार्बन, तो जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन 3 डिग्री होगा। बोलिए कौन सा कार्बन 3 डिग्री है? सब बीच वाला। अगर हम इसमें हैलोजन नहीं लगाएंगे तो इतने पार्ट को आप क्या बोलिएगा, मतलब कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? हमको नाम नहीं चाहिए, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? अल्काइल। ये अल्काइल है। तो वही तो पूछ रहे थे कि मेरा अल्काइल 3 डिग्री होगा, मेरा मिथाइल 3 डिग्री होगा, या फिर मेरा हैलोजन 3 डिग्री होगा। तो जब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का बात करते हैं तो किसके लिए चेक करते हैं हम लोग? अल्काइल। कौन सा अल्काइल? जिससे कि मेरा हैलोजन जुड़ा हुआ है, उस अल्काइल के कार्बन का डिग्री चेक करते हैं। चलिए यहाँ बताइए कौन से डिग्री का? एक नंबर 1 डिग्री। 1 डिग्री, यानी ये प्राइमरी है। यस सर। ठीक है। बी नंबर बोलिए। बी नंबर देखिए, हैलोजन यहाँ लगा है और हैलोजन यहाँ लगा है। 2 डिग्री सही है? यस सर। आंसर देना, आप हम नहीं लिखेंगे, हम तो पूछ रहे हैं, आप तो हमसे बनवा रहे हैं। 4 5 6 यहाँ पे 7 डिग्री। 7 डिग्री। हाँ ये 3 डिग्री है। 7 डिग्री कहाँ होता है? एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। काशिफ कितना डिग्री? 3 डिग्री। 3 डिग्री। अब आंसर देने से पहले भी तो सोचना, 1 2 3 तक खत्म, 7 डिग्री से ये बोले तो ये भी ठीक था। ये वाला कौन से टाइप? 1 डिग्री। 1 डिग्री। आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। तो पेंट में आइसो होने का मतलब क्या होता है? पेंट में आइसो होने का मतलब क्या होता है? क्या ये आइसो है? रुकिएगा, पूछ रहे हैं अभी, क्या ये आइसो है? पेंट करना था ना। हाँ, यहाँ X लगा, यहाँ X लगा। बोलिए कौन सा आइसो? तो सेकंड वाला आइसो है, ठीक है। ये आइसोपेंटाइल है। आइसोपेंटाइल पिछले क्लास में डील नहीं किए थे हम लोग? यस सर। छोड़ दिए थे,
बॉन्ड खाली छोड़ दिए थे, वहां पे X लगेगा। तो ये है मेरा आइसोपेंटाइल, आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। बोलिए इसमें कितने डिग्री का? 1 डिग्री। 1 डिग्री। ये 1 डिग्री का, यानी ये प्राइमरी कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, नियोपेंटाइल, ये है नियो, इसमें भी 1 डिग्री। ये है नियो, ये भी कितने डिग्री का? 1 डिग्री का। 1 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो अपने पास अल्काइल ग्रुप है ना X को छोड़ के, ये पूरा का पूरा नियो कहलाता है, जिसमें कि टर्शियरी कार्बन होता है और उससे अटैच्ड एक कार्बन का बॉन्ड खाली रहेगा, देन इट इज कॉल्ड नियोपेंटाइल। ठीक है, नियोपेंटाइल। आयोडीन लगा है तो कॉल्ड आयोडाइड, समझ रहे हैं ना? X के जगह पे आयोडीन होगा और यहाँ X के जगह पे ब्रोमीन होगा। ठीक है, ये ऐसे नोमेनक्लेचर किया जाता है। हाँ, और ऐसे डिग्री हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए आगे का बात, नेमिंग तो हो गया है। यहाँ पे ना कुछ बॉन्ड लेंथ लिखा हुआ है। ठीक है, कि बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं हम लोग कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। किसके साथ बॉन्ड? CH3 के साथ, CH3। इसके अलावे और किसी के बारे में मत सोचिएगा। अगर इस C के पास 2 H है और इधर साइड में फ्लोरीन लग गया और इधर साइड में फ्लोरीन लग गया, आपको क्या लगता है बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। 1.39 के कंपैरिजन में बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा सर। घटेगा ना सर? घटेगा। घटेगा। क्यों घटेगा? सर पुशिंग इफेक्ट हो जाएगा और अट्रैक्ट भी करेगा। सर दोनों तरफ से टानेगा उसको। दोनों तरफ से टानेगा तो खींच नहीं जाएगा? हाँ, तो बढ़ जाएगा। हाँ, कोई भी चीज पकड़ के ऐसे खींचते हैं तो बड़ा नहीं हो जाता है? तो बड़ा हो जाता है। यस सर, यस सर। तो क्या लगता है, बढ़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। सर कुछ नहीं होगा सर, डिक्रीज होगा। ठीक है, हम तो बस आपको बता रहे थे कि आप बोले कि सर दोनों तरफ से खींचेगा, तो हम बोले खींचने पे तो बढ़ता है। ठीक है, मगर आप आंसर सही दिए। आपको यही सब चीज तो केमिस्ट्री में सीखना होता है। देखिए क्या होता है, सुनिए। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ना फ्लोरीन खींच रहा है, तो खींचने के कारण जैसे नहीं होता कि किसी में रस्सी बंधा हुआ और हम उसको खींच रहे हैं, वो कहीं नहीं जा रहा है। मान लीजिए दीवार में रस्सी बांध के आप खींचेगा तो दीवार आपके पास आएगा कि आप जाइएगा दीवार के पास? हम लोग दीवार के पास जाएंगे। दीवार के पास दीवार आएगा सर। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन खींचने का डायरेक्शन, मगर इसका मूवमेंट तो इधर सेंटर की तरफ होगा ना? यस सर। ठीक है, यस सर। इसके भी इलेक्ट्रॉन खींचने का डायरेक्शन आउटवर्ड है, मगर फ्लोरीन का मूवमेंट तो इनसाइड होगा, अंदर की तरफ। तो मूवमेंट अगर अंदर की तरफ होगा तो क्या लगता है, कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है? कंप्रेशन। कंप्रेशन हो रहा है। और कंप्रेशन होने के कारण बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी बॉन्ड लेंथ लिखा हुआ है आपको याद रखना कोई जरूरी नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है, उससे बड़ा क्लोरीन का, उससे बड़ा ब्रोमीन का, सबसे बड़ा आयोडीन का। मगर चाहे कुछ भी हो जाए, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। समझ में आया क्या बोले? चाहे कुछ भी हो जाए, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि बहुत सारा सपोर्टिव फैक्टर होता है। मान लीजिए हम ये दोनों हाथ लिए ऐसे ताली बजा दी, बोलिए तो कौन कौन सा एनर्जी निकला? वर्क एनर्जी, पावर, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी। हाँ, साउंड एनर्जी, बस एक। हीट एनर्जी। कोई बात नहीं, मान लिए। आप एक काम कीजिए कासिफ, अपने हाथ पे ना थोड़ा जोर से मारिए और बताइए गर्म हुआ कि नहीं। सर तो बोले हीट एनर्जी है ना, हीट एनर्जी भी होगा। और कुछ? फ्रिक्शनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगा। और कुछ? काइनेटिक एनर्जी भी होगा। ठीक है, और कुछ? मस्क्यूलर एनर्जी भी होगा। ठीक है, मस्क्यूलर एनर्जी भी होगा। एक आदमी को खड़ा करके मारते रहिए, क्या थकिएगा नहीं? यस सर। ठीक है, वो भी होगा। और हो सकता है कि थर्ड लॉ भी लग जाए। ठीक है, हाँ सर। किसी को मारिएगा, कितना देर बर्दाश्त करेगा यार, पलट के दे देगा। सही बोले सर। सीख लिया होगा तो हम आपको बस ये समझाना चाहते हैं कि हमको जो डायरेक्ट फॉर्म में एक एनर्जी दिखता है ना, केवल उतना ही नहीं होता है। तो मेरे दिमाग में अभी जो ये क्लैपिंग होने पे एक वर्ड आया सर, साउंड एनर्जी। ये इसलिए आया ना
क्योंकि इसका अमाउंट बाकी सारे एनर्जी से ज्यादा है। तो जो सबसे ज्यादा होता है 100% नहीं होता है, जो सबसे ज्यादा होता है एक्चुअल में हम उसी को कंसीडर करते हैं, बाकी को इग्नोर करते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वही चीज हम आपको बोल रहे थे कि जब C और Cl रहेगा तो बहुत सारा फैक्टर होता है जो इसको सबसे ज्यादा रिएक्टिव बनाता है। ठीक है, इसलिए ये जनरल ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। मगर यहाँ बॉन्ड लेंथ का बात है तो बॉन्ड लेंथ में सबसे छोटा C और F का, उससे बड़ा C Cl का, उससे बड़ा C Br का, उससे बड़ा Ci। ठीक है, किसी को दिक्कत बॉन्ड लेंथ से? नो सर। जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर काम नहीं करेगा, मेरा बॉन्ड लेंथ है जो रिएक्टिविटी डिसाइड करेगा। ऑन बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड कौन? CH3I। सबसे कम रिएक्टिव कंपाउंड कौन? CH3F। ठीक है, चलिए आगे देखिए। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन अल्काइल हैलाइड, ठीक है, अल्काइल हैलाइड में स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैसे काम करता है? तो स्टीरियो दो टाइप का होता है, किसी को नाम पता है क्या? नहीं, कोई बात नहीं। एक होता है ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल। ठीक है, ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो वो गाना बजाने वाला स्टीरियो नहीं, ठीक है, ये नाम ही है ऐसा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप का, मेनली दो टाइप का, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरा कौन? ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल अल्कीन में बेसिकली यूज होता है, बस अल्कीन और रिंग। तो इसका ऊपर देखे थे, जितना यूज हो सकता है अल्काइल हैलाइड में देखे थे। ये दो टाइप का होता है, एक सिस होता है और एक ट्रांस होता है। एक सिस होता है और एक ट्रांस होता है। सिस का मतलब होता है सेम साइड। आपको याद आया क्या सेम साइड किसको कहते हैं? यस सर। होता है अपोजिट साइड। ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट साइड। ये इतना छोटा नहीं है, ये काफी बड़ा है। पूरा क्लास लग जाएगा, ठीक है, पूरा क्लास लग जाएगा जब आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे। तो अभी अल्काइल हैलाइड में जो काम में आ रहा है वहां ध्यान दीजिएगा, सोच के जवाब दीजिएगा, ठीक ना। C डबल बॉन्ड C, इस जगह पे एक Cl लगा, यहाँ पे एक Cl लगा, इस प्लेस पे एक H लगा हुआ है, इस जगह पे एक CH3 है। बोलिए सिस या ट्रांस? इट इज सिस। Cl कौन से साइड में है? सेम साइड में। सेम साइड। अभी देखने में ऊपर लग रहा है, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हमेशा बोलिएगा, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हमेशा, ठीक है। तो ये सेम साइड कहने का मतलब ऊपर ऊपर हमको दिख रहा है, ऊपर, ठीक है। अगला, बाय द वे, अगर यहाँ पे एक रिंग ऐसे बना हुआ है, ध्यान से, ठीक है, एक रिंग ऐसे बना हुआ है, इट इज पेंटा। और यहाँ पे ऐसे डैस्ट डैस्ट डैस्ट, मेरे पास ब्रोमीन है, और फिर से यहाँ पे एक वेज, यहाँ भी ब्रोमीन लगा है। इस प्लेस पे मेरे पास डैस्ट एक हाइड्रोजन है, और इस प्लेस पे अगर वेज के साथ एक CH3 है। बोलिए सिस की ट्रांस क्या लग रहा है? सिस सर हमको ट्रांस। सर ट्रांस। ठीक है, बस यही सुनना चाहते। नो GI, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है। कारण पूछना चाहेंगे आप? सर सिमिलर ग्रुप लगा हुआ है एक साइड में, इसलिए क्योंकि एक ही कार्बन पे मेरा ग्रुप लगा है। और यहाँ पे एक बार चेक कीजिए क्या बोला गया था आपको, क्या आपको डिफरेंस समझ में आया? क्या आप डिफरेंस समझे? यस सर। अरे नहीं समझेंगे तो बोलेंगे नहीं समझे सर। नहीं सर, समझ गए। ठीक है, समझ गए। तो जब भी एक कार्बन पे सेम ग्रुप हो जाए कि आप अपोजिट या सेम साइड कभी भी रियलाइज नहीं कर सके, एनालाइज नहीं कर सके, उस समय ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। मगर देखिए अभी इसी को देखिएगा, इस बार ये बन के ऐसे आया है, ठीक है। और इस जगह पे डैश में मेरा Br लगा, और इस जगह पे जो वेज था इस जगह पे CH3 लगा।
यहाँ पे जो डैश था उसमें मेरा Br लगा, और जो वेज था इस जगह पे मेरा H लगा। बोलिए तो सिस की ट्रांस। सर सीस। सीस। क्योंकि दोनों का दोनों डैश की तरफ है, यानी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, सेम साइड, वैसे केस में इसको हम लोग सिस बोलेंगे। डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए ठीक है। इधर साइड में एक CH3 लगा हुआ है, इधर साइड में एक CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे एक H लगा हुआ है, यहाँ पे एक Br लगा हुआ है। सबसे पहला सवाल, क्या ये अल्काइल हैलाइड है? है सर, ब्रोमीन है। ब्रोमीन है तो। अरे ये वाला पढ़े नहीं थे, इसको विनाइलिक बोलते हैं। यस सर। तब इसको विनाइलिक कहते हैं ना, ये विनाइलिक है। अब उसके बाद डिसाइड करना क्या GI हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। होगा सर। हो रहा है। हेलो, ठीक, आया ही नहीं, कर रहे थे। हाँ, क्या बोल रहे थे, हम सुन नहीं पाए, एक बार फिर से। तो GI होगा। GI होगा, और GI होगा तो क्या बोलते हैं, सिस की ट्रांस। सर ट्रांस। सर ट्रांस ट्रांस। बोलेंगे। ट्रांस होगा। डायगोनली अपोजिट दिख रहा है हमको। डायगोनली कैसा दिख रहा है हमको? अपोजिट दिख रहा है, डायगोनली अपोजिट दिख रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये ट्रांस, ये ट्रांस। देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे ये ट्रांस। किसी को दिक्कत समझने में सिस और ट्रांस इन अल्काइल हैलाइड? क्या किसी को दिक्कत है? नहीं, चलिए ठीक, नहीं है तो बढ़िया। आगे और डिस्कशन करेंगे, ध्यान से देखते चलिएगा, हर एक पार्ट को समझते चलिएगा। जहां रटना होगा, समझते हैं ना वर्ड का मीनिंग, जहां रटना होगा हम आपको बता देंगे, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी समझते चलिए। आइसोमेरिज्म बिल्कुल हम पढ़ेंगे, हर चीज बताएंगे हम आपको, पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म एक साथ पढ़ेंगे। मगर अल्काइल हैलाइड में कैसे आइसोमेरिज्म होता है, क्या क्या होता है, थोड़ा सा है ना, बस एक स्नीक पीक लेते चलिए। ठीक है, अच्छा अगला पार्ट मेरे पास ऑप्टिकल है। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास ऑप्टिकल है, हम इस पे आ रहे हैं, ऑप्टिकल पे। ऑप्टिकली बेसिकली रिलेटेड जब भी होता है ना, ऑप्टिकल पार्ट कोई भी रिलेटेड होता है, वो हमेशा लाइट से रिलेटेड होता है ना। ये हमेशा किससे रिलेटेड होगा? लाइट से। जब लाइट मूव करता है तो बोलिए तो डिब्रॉगली क्या बोले थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में लाइट के बारे में? H/mv। कि जो फोटोन होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो कभी स्ट्रेट लाइन पाथ पे नहीं चलता है, वो हमेशा वेव लाइक चलता है। सही बोले? यस। ठीक है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन ये ऐसे वेव की तरह चल रहा है। आपको 2 डायमेंशन में क्या ऊपर नीचे दिख रहा है? हम यहाँ 3 डायमेंशनल व्यू रखे हैं तो हमको दिख रहा है कि ये वेव की तरह ऐसे ऐसे चल रहा है। मगर 2 डायमेंशनल व्यू में क्या ये केवल ऊपर और नीचे ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो जब कभी भी मेरे पास कोई एक लाइट होगा जिसमें कि पार्टिकल परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करता है, लाइट में पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहा है? परपेंडिकुलरली। अगर परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करता है देन इट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नाम बोलिएगा फिर से एक बार। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसको कहते हैं? ऐसा लाइट जिसमें फोटोन या पार्टिकल एक्सिस पे परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करे, उसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर है कि किसको कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट? किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। दूसरा बात मेरे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। इसके बीच में हम एक सब्सटेंस डालें। कैसे डालें हम आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा वेट तो कीजिए, एक साथ में सब कैसे दिखाएं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक मेरा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकली एक्टिव भी किसको कहते हैं वो भी बताएंगे, हर एक वर्ड का मीनिंग बताएंगे, सब बताएंगे। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है या सब्सटेंस। ठीक है, अब क्या हुआ कि मेरा जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट पे वाइब्रेशन था, ऑसिलेशन था, पार्टिकल का मूवमेंट था, वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस था।
वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस था, ऐसा था। इससे गुजरने के बाद, इससे पास होने के बाद वो क्या हुआ, इधर घूम गया। इधर घूम गया मतलब किधर घूम गया, राइट साइड में दिख रहा है आपको कि लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है? राइट Right साइड में side. टिल्ट हो गया है। जैसे था उसके राइट चला गया, क्योंकि यहाँ पे दाहिने साइड घुमा। किधर घुमा? दाहिने साइड घूमा। दाहिने साइड। से इस कंपाउंड को कहते हैं डेक्स्ट्रो। समझ में आ रहा है दाहिने क्यों बोले थे? ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। किसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? ये ऐसा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पार्टिकल्स को राइट साइड में मूव कर देता है। किधर की तरफ घुमा देता है? राइट साइड में मूव कर देता है। पहले जो वाइब्रेशन मेरा ऐसे परपेंडिकुलर हो रहा था, अब वो ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे। समझ में आ रहा है क्या होगा? किसी को दिक्कत? पूछ लीजिए। नो सर। नहीं। कभी आप लोग बर्फ का इतना बड़ा टुकड़ा देखें, सिल्ली जिसको कहते हैं, सिल्ली? हाँ सर। हाँ सर। क्यूबॉइड की तरह रहता है, ठीक है। हाँ सर। देखिए बचपन का बात है, ठीक है। आप लोग टॉर्च वॉर्च तो देखे होंगे, आप लेजर लाइट भी देखे होंगे। बोलिए नहीं देखे? सर देखा है सर। देखिए सर। देखा है सर। आप है ना ये भी काम किए होंगे कि किसी के आंख पे कभी मारते थे तो कभी किसी चीज में से पार करके देखते थे। बस मेरे लिए क्या सोचिएगा, बर्फ का सिल्ली है, इधर साइड से हम लाइट को मारे, इधर साइड से हम लाइट को स्टार्ट किए, इसके ऊपर प्रोजेक्ट किए, तो लाइट बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? स्कैटर हो जाएगा सर। निकलेगा, लेकिन निकलेगा कि नहीं निकलेगा कि? हाँ निकलेगा सर। निकलेगा। हाँ सर। इस अमाउंट और इंटेंसिटी के साथ अंदर गया था, क्या उसी अमाउंट और इंटेंसिटी के साथ? नहीं सर, नहीं सर। नो सर। नहीं सर। क्यों? ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस सर, यस सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने के कारण हाँ सर। बस वही चीज दिमाग में रखिए। मेरा ऑप्टिकली एक्टिव बर्फ की सिल्ली की तरह है और हम यहाँ से एक लाइट प्रोजेक्ट कर रहे हैं अंदर की तरफ, लाइट प्रोजेक्ट कर रहे हैं अंदर की तरफ। तो ये जब यहाँ से क्रॉस होके निकलेगा तो ये स्कैटर्ड नहीं होगा, बल्कि इसमें पार्टिकल का जो मूवमेंट ऐसे परपेंडिकुलर था वो राइट साइड में घूम के अब मूवमेंट होगा। समझ में आ रहा है कैसे काम करता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? हाँ सर। ठीक है। यस सर। अगर हम लोग यही काम फिर से एक दूसरे टाइप के कंपाउंड के साथ करें, देखिएगा, ठीक है, दूसरे टाइप के कंपाउंड के साथ करें। बहुत सिंपल सा चीज, बस ध्यान से मेरे बात को समझिएगा। नहीं समझ में आएगा जरूर पूछिएगा, ठीक है। अगर ऐसा ही एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव एक कंपाउंड है और इस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में से इस बार फिर से हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास कर रहे हैं, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट को पास कर रहे हैं तो वो वाइब्रेट करेगा परपेंडिकुलर, मगर निकलने के बाद जानते हैं उसका वाइब्रेशन ऐसे हमको दिखा। ऑब्जर्वेशन लिए, स्पेक्ट्रोग्राफी हुआ तो ये ऐसा दिखा, ठीक है। तो ऐसा दिखा मतलब किधर गया, राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड सर। तो क्योंकि इसमें रोटेशन लेफ्ट साइड हो रहा है, इसको नाम दिया गया रोटेटरी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लेवो रोटेटरी, ठीक है। अब किसी में ए और ई जो है ना, कहीं कहीं हम देखे बुक में ए ई अपना स्थान बदला हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ई ए और ए ई, क्या उससे ये घूमना चेंज कर देगा? नहीं। नो सर, घूमेगा तो लेफ्ट साइड। तो चाहे अब वहां प्रिंटिंग मिस्टेक हो या जो भी हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेवो रोटेटरी कहते हैं इसको, हाँ, प्रोनाउंसिएशन लेवो रोटेटरी है। और वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है और किधर की तरफ घुमाता है? लेफ्ट साइड में घुमाता है। किसको घुमाता है? प्लेन पोलराइज लाइट को, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट को। तो यहाँ पे जो डेक्स्ट्रो है का डी और लिवो है का एल, ये डी और एल कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है किसी भी एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का। कोई एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकता है, में भी लिवो रोटेटरी हो सकता है। कंपाउंड देख के आप नहीं बता सकते, तो सर कैसे बताएंगे? जब तक आप उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिएगा, जब तक उसका स्पेक्ट्रोग्राफी नहीं होगा, तब तक आप नहीं बता सकते कि वो लाइट को राइट साइड घुमाएगा या लेफ्ट साइड घुमाएगा।
क्या आपको समझ में आ रहा है डी और एल? हाँ सर। Yes. हाँ सर। बस दो चीज। अब सबसे मेन बात रह गया कि सर ऑप्टिकली एक्टिव किसको कहते हैं। ठीक है, सबसे मेन बात ऑप्टिकली एक्टिव। देखिए यहां एक कार्बन लिखा, ये sp3 है, पहला सवाल। Yes. Yes sir. हाँ सर। और बताइए क्या इसके पास आइडेंटिकल ग्रुप्स है? दूसरा सवाल। No sir. No sir. नो सर। आप एक जगह देख रहे हैं Cl लगा, एक जगह देख रहे हैं मिथाइल लगा, एक जगह हाइड्रोजन लगा, एक जगह इथाइल लगा। Ethyl है। एक पर्टिकुलर कार्बन पे अगर चारों बॉन्ड में डिफरेंट ग्रुप्स होता है, क्या होता है? डिफरेंट ग्रुप्स। एटम भी हो सकता, छोटा सा मॉलिक्यूल भी हो सकता, मतलब कि वो ग्रुप, ठीक है, या एक कोई भी स्पीसीज हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम आपसे क्या बोले, ऐसा कुछ भी सब्सटेंस लगा, कोई ग्रुप लगा, सबका सब डिफरेंट, ऑल फोर आर डिफरेंट। अगर सबका सब डिफरेंट है तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये जो कार्बन है, कार्बन इज काइरल कार्बन। क्या बोले हम इसको? काइरल कार्बन। ठीक है, इट कार्बन इज काइरल कार्बन। सर और वहाँ पे सी लिखा हुआ है। फिर से एक बार, आवाज नहीं आ रहा है इधर थोड़ा। सर वहाँ पे सी है या ई है? सी 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 सी। कोई इसको चिराल मत पढ़िएगा, ठीक है, काइरल पढ़िएगा, काइरल। और ये जो कंपाउंड है, ये जो भी कंपाउंड होगा इज ऑप्टिकली एक्टिव, इज ऑप्टिकली एक्टिव। जिस किसी भी कंपाउंड के पास एक काइरल कार्बन होगा वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। किसी भी कंपाउंड के पास अगर एक काइरल कार्बन होगा वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो क्या आपको बात समझ में आया किसको बोलते हैं हम काइरल कार्बन? किसको बोलते हैं काइरल कार्बन, बताइए तो। सर जिससे अटैच जो भी सर, जिसका atom हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 सारा हो और सब unsymmetrical सारे होगा, ग्रुप्स डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन हो। sp3 हो सर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उससे अटैच चारों का चारों ग्रुप डिफरेंट हो, उसको हम लोग कहते हैं काइरल कार्बन। इसको एक और नाम दिया जाता है, कहीं कहीं सुनने को मिलेगा तो जानकारी रख लीजिए, इसको काइरल सेंटर भी कहते हैं। ठीक है, काइरल कार्बन या काइरल सेंटर। ठीक, वो कुछ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बात बता दी हम आपको, जस्ट जानकारी के लिए रख लीजिए। कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है? कंफर्म ऑप्टिकली एक्टिव होता है सर काइरल काइरल कार्बन सर। काइरल कार्बन सर। जिसके पास ऑड नंबर ऑफ, फिर से सुनिएगा, अभी इससे पहले हम एक बोले थे, अब क्या वर्ड निकल रहा है मेरे मुंह से? ऑड। जिसके पास ऑड नंबर ऑफ काइरल सेंटर्स होता है, जिसके पास ऑड नंबर ऑफ काइरल कार्बन्स होता है, वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। याद रहेगा? एक लाइन यस सर। यस सर। बोल के सुनिए सर जिस किसी भी कंपाउंड में सर ऑड नंबर ऑफ काइरल सेंटर या फिर काइरल कार्बन होगा वो मेरा एक्टिव का ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होगा। हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, इवन का कोई कंफर्मेशन, इवन में भी इवन नंबर ऑफ काइरल सेंटर कंटेनिंग कंपाउंड्स में भी ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों देखेंगे अभी सामने। ठीक है, दोनों देखेंगे अभी सामने। ठीक है, बस आपके लिए हम ये चाहते हैं कि आप 1 मिनट में, अच्छा 2 ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, तो चारों अपने मन में आराम से पढ़ लीजिए, हम आपका वेट कर लेते हैं। ठीक है, बताए। ठीक है, चलिए देखिए, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहला बात, ठीक है, सबसे पहला बात इस जगह पे आपको क्या, ये जो लेफ्ट साइड का कंपाउंड है और जो राइट साइड का कंपाउंड है, क्या आपको एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहा है? पहला बात। हाँ सर, मिरर दिख रहा है। यस सर। ध्यान से देखिए, ये बीच में ये मिरर है, इट इज द मिरर। Yes, लग रहा है हाँ हाथ सर, दिख रहा है। मगर वो मिरर है। ठीक है, फिजिक्स में तो देखे ही होंगे, बार बार सर दिखाते होंगे मिरर आपको। ठीक है, तो ये मिरर है। देखिए Cl अगर इधर साइड में है तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, उधर साइड चला गया। इधर और उधर समझिएगा। CH3 ऊपर था तो ऊपर ही रह गया, C2H5 नीचे था तो नीचे ही रह गया। हाइड्रोजन जो है ना आउटवर्ड डायरेक्शन में था
वो फिर से आउटवर्ड डायरेक्शन में ही, ठीक है। तो दूर वाला दूर, नजदीक वाला नजदीक। तो बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जब कभी भी मिरर इमेज होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वैसे केस में एक अगर डी होता है, क्या बात बोले, एक अगर डी होता है, डी मतलब जो राइट साइड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अपने आप एल हो जाएगा। फिर से मेरे स्टेटमेंट को सुनिएगा, अगर पता नहीं है, अगर एक डी होगा तो दूसरा अपने आप एल हो जाएगा। अगर एक डी होगा तो दूसरा अपने आप एल हो जाएगा। अगर पहला एल था तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और जब कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एनंसियोमर। इसको क्या बोलते हैं, एनंसियोमर। देखिए ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाय द वे, अगर हम यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव ढूंढे तो क्या आपको ये जगह ऑप्टिकली एक्टिव लग रहा है? देखिए ये वाला कहाँ पे, क्या बोल रहे हैं, क्या फिर कहाँ पे दिखा रहे हैं? ये दिखा? हाँ सर, अब दिख ग्लिसरॉलाइड। जूम कर दिए और थोड़ा सा। यस सर। अब थोड़ा हैवी दिख रहा है बने। यहाँ पे देखिए, दिखा? यस सर। यस सर। क्या ये वाला कार्बन मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है? पहले बोलिए हाँ कि ना, है कि नहीं? यस सर। हाँ सर है। यस सर। एक OH ग्रुप जुड़ा, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक CH2OH है और एक C डबल बॉन्ड OH है। ये कौन है? ये अल है। अल का मतलब क्या होता है? अल्डिहाइड। एल्डिहाइड का। ये CHO है और ये CH2OH है, मतलब ये कौन है? ओल है, अल्कोहल। यहाँ भी एक OH लगा हुआ है, यहाँ H। क्या ये OH और ये OH एक ही है? नो सर, ये CH2OH है। फिर से सुनिएगा, ये CH2OH है और ये सिंपल OH है। क्या दोनों डिफर कर रहा है? यस सर, डिफर कर रहा है। देखिए सबका सब कलर कोडिंग में आपको डिफरेंट दिख रहा है, चारों का चारों। यस सर। तो कार्बन इज ऑप्टिकली एक्टिव या कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्या आपको ये बात समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। अब दूसरी बात, हाइड्रोजन को इग्नोर कीजिए। हाइड्रोजन ब्लैक से यहाँ दिखाया है, हाइड्रोजन को इग्नोर कीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन को इग्नोर करने के बाद आपको इस कार्बन से, एक मिनट, इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो एक एटम दिखा वो ऑक्सीजन दिखा? हाँ। एक कार्बन दिखा? यस सर। और एक और कार्बन दिखा? यस सर। ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है? सर ऑक्सीजन का सर। ये डिक्लेयर्ड एज नंबर 1, प्रायोरिटी एक नंबर का। उसके बाद इन दोनों के अगर एटॉमिक नंबर में हम चेक करें, मास नंबर में चेक करें, तो अल का ज्यादा होगा ओल के कंपैरिजन में। यस सर। तो ये 2 नंबर पे आ गया और ये 3 नंबर पे आ गया। कोई दिक्कत किसी को? 1 2 3? नो सर। नहीं ना सर, उसका मास क्या बोले सर? हम बोले एक और बार रिपीट कर दीजिए ये वाला। अरे हमको तो सुनाई नहीं। सर एक और बार रिपीट कर दीजिए सर। एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन है, इसमें डबल बॉन्ड O है और इधर H, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कार्बन के साथ जुड़ा है 2 H, ठीक है, और यहाँ पे एक OH। आप मेरी बात को सुनिएगा, हम जो बोलने वाले हैं अभी, इस बात को समझिएगा थोड़ा, ठीक है। मार्कर ले लें। सबसे पहले मेरे ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा और एक कार्बन जुड़ा, दोनों सेम। उसके बाद कौन जुड़ा? उसके बाद जुड़ने वाला एक एटम ऑक्सीजन है, एक एटम ऑक्सीजन है। उसके बाद कौन जुड़ा? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। यहाँ तक सेम।
मगर उसके बाद कौन जुड़ा, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ना। हाँ सर। यस सर। फिर से सुनिएगा, राइट साइड में 2 ऑक्सीजन काउंटेड, 2 बॉन्ड मतलब 2 ऑक्सीजन काउंटेड। राइट साइड में 2 बॉन्ड मतलब बोल रहे हैं काउंटिंग कीजिए ना भाई, हम नहीं बोल रहे हैं आपको 2 ऑक्सीजन लीजिए। 2 ऑक्सीजन काउंटेड और एक हाइड्रोजन काउंटेड। लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन काउंटेड, किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा? सर 2 ऑक्सीजन वाला का। 2 ऑक्सीजन। तो आपको समझ में आया क्यों प्रायोरिटी 2 लिखा है? यस सर। और ये 3 लिखा है, क्या समझे शुभजीत? यस सर। आवाज ही नहीं आ रहा। हाँ सर। यस सर, आप समझ में आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे घूमने का डायरेक्शन देखिए, 1 2 3 कैसे चल रहा है? 1 2 3। क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज है, जो क्लॉकवाइज होता है उसको कहते हैं रेक्टस। क्या वर्ड बोले अभी हम? रेक्टस। उसको कहते हैं रेक्टस। ठीक है, लैटिन नेम है और इसका मतलब क्या होता है? राइट साइड। ठीक है, ये लैटिन है और इसका मतलब होता है राइट साइड। राइट साइड, राइट साइड मतलब कौन सा साइड? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अभी मेरे पास जो कंपाउंड मिला ये ऑप्टिकली एक्टिव है और इसमें कोई मिरर इमेज नहीं। तो अकेले कंपाउंड में जब डिसाइड कर रहे हैं तो जो प्रायोरिटी का ग्रुप है उसका रोटेशन, प्रायोरिटी का रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने के कारण हम इसको क्या बोलेंगे? रेक्टस। और रेक्टस का मतलब होता है राइट साइड। और ये कैसा वर्ड है? एक लैटिन नेम। तो इसके नाम के आगे देखिए क्या लगा हुआ है? आर लगा हुआ है। आर स्टैंड फॉर रेक्टस, राइट साइड। ठीक है, रेक्टस। बाकी तो इसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। चलिए अब कि सर ये नीचे में आप जो बता रहे थे, हमको पढ़ने बोले थे, वो हमको नहीं समझ में आया कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है फर्स्ट पॉइंट में। According to atomic number, when only atom is present and in a group, the direct attached atom is considered with atomic number. हम लोग अभी अभी क्या बात किए कि इस कार्बन के साथ कौन सा कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव? अगर ऑक्सीजन और कार्बन जुड़ा है तो प्रायोरिटी किसके पास जाता है? ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास। ठीक है, दूसरा पॉइंट, when 2 or more group have similar first atom, क्या आप देखिए यहाँ पे पहला एटम मेरा सेम था? ठीक है, तब जाके प्रायोरिटी इज डिटरमाइंड बाय कंसीडरिंग द एटॉमिक नंबर ऑफ सेकंड एटम। तो सेकंड एटम से ही ना डिसाइड किए थे कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ 1 ऑक्सीजन है। यस सर। ठीक है, हाँ सर, एटॉमिक नंबर। थर्ड नंबर, if the first atom of 2 same groups have same substituent of higher number will get more priority। अभी वही ना बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोले अभी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इस कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन और इस कार्बन के पास 1 ऑक्सीजन, तो प्रायोरिटी किसके हिस्से में गया था? सर 2 ऑक्सीजन दो वाले। ऑक्सीजन। एल्डिहाइड। बस ये थर्ड पॉइंट। क्या आपको तीनों पॉइंट समझ में आया अभी? हाँ सर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे क्या बोला? मोर एटॉमिक नंबर containing atom and how many atoms are present of the higher atomic number containing element। वही बात है, डबल बॉन्ड को हम लोग 2 बार काउंट किए थे ना। डबल बॉन्ड को हम लोग 2 बार काउंट किए थे ना कि 2 ऑक्सीजन है यहाँ। ठीक है, वही बात ये बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो ये चारों का चारों केवल और केवल इसलिए होता है कि जब कभी भी ऐसा कोई कंपाउंड मिले ऑप्टिकली एक्टिव तो आप डिसाइड कर सकें कि उसका प्रायोरिटी क्या है। और प्रायोरिटी पता चलने के बाद जाके आप रोटेशन देख सकते हैं कि किधर हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रायोरिटी 1 2 और 3 ये क्लॉकवाइज। हाँ, ये क्लॉकवाइज एस कैसे हो? क्लॉकवाइज आर होता है ना राइट साइड, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज आर होगा, क्लॉकवाइज हमेशा आर होता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एस होता है। एंटी क्लॉकवाइज एस होता है। तो देख लीजिए इसमें क्या करना है हम लोग को। यही तो ऊपर वाला ये है कि दूसरा? यस सर। नहीं नहीं सर नहीं, वो दूसरे मॉलिक्यूल का नहीं सर, बस वो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ CH3 है। चलिए डिसाइड करते हैं, डिसाइड करते हैं। सबसे पहले
इस कार्बन से थोड़ा बड़ा कर ले ताकि आपको दिखे कि हाँ किस कार्बन पे बात हो रहा है। हाँ सर। ये दे देगा आपको, ये दे देगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड पार्ट, उसका नाम दे देगा कि आर लगेगा कि एस, बाकी आगे वाला सबका सेम रहेगा, आर और एस में है ना कन्फिगर कर देगा। तो ये कार्बन है मेरा ऑप्टिकली एक्टिव, इससे डायरेक्टली जुड़ा ऑक्सीजन, इससे डायरेक्टली जुड़ा कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन OH एक नंबर, ये तो लिखते हैं हम लोग, एक नंबर जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कार्बन जुड़ा, कार्बन के बाद जो सेकंड एटम है वो ऑक्सीजन जुड़ा है, और यहाँ कार्बन के बाद जो सेकंड एटम है वो हाइड्रोजन जुड़ा है, प्रायोरिटी किसके पास जाएगा? तो ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन। इसलिए इसको 2 नंबर बोले, ये भी क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब हाइड्रोजन को छोड़ने के बाद तीसरे नंबर पे यही ना बचा, इसमें क्या डिसाइड करें? तो अकेले बच हाँ गए। सर, 3 और चौथा। ठीक। अब डायरेक्शन मेरा क्या दिख रहा है? क्लॉक। सर एंटी क्लॉक। सर क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज लिखा हुआ है सर। नहीं लिखा हुआ नहीं, पहले हम थोड़ा ये देख लें। सर यहाँ पे एस है ना, तो आप बोले ना एस वो होता है छोड़िए, एंटी क्लॉक। उसको मत देखिए, आप डायरेक्शन देखिए ना, क्या ये क्लॉक है? तब सर क्लॉकवाइज ही है। 1 2 3 4। हमको घड़ी बनाना पड़ेगा, अभी कांटा वाटा सब बना देते, पता है? देखिए, इसलिए ये दिखाए हम आपको कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा, और क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसको आर कहते हैं, उसको एस नहीं कहते, वो गलत छापा हुआ है, ठीक है? ये आर होगा, तो ये कैसा होगा? हाँ सर। लैक्टिक एसिड। नाम में क्या रखा है, ठीक है, मगर याद रखिएगा ना, ठीक। पहले आर और एस डिसाइड करिए। क्या आपको कोई दिक्कत आर और एस से? नो सर। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना होगा, डिसाइड करने में ही आपको दिक्कत होगा, प्रायोरिटी में कौन आगे कौन पीछे, ठीक है? लीजिए आ गया आपके लिए सबसे पहला वाला, हम आंसर भी लिखे हैं एस। बोलिए क्या आपको पता चला एस है कि नहीं? क्या फर्स्ट वाला एस है? हाँ सर 1 2 3। यस सर। हाँ सर एस है सर। देखिए इसमें सबसे पहला प्रायोरिटी किसके पास जाएगा? ब्रोमीन के पास सर। आयोडीन के पास से आयोडीन के जाएगा। पास जाएगा। ये 1 नंबर, हाँ सर। जाएगा फिर ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, सही बोले? 3 सर। हाँ सर यस सर। घूमने का डायरेक्शन आपको कैसा दिख रहा है? एस होगा। एंटी एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक है, घूमने का डायरेक्शन मेरा एंटी क्लॉक है। एंटी क्लॉक होना मतलब ये एस है। अच्छा, एस का पूरा नाम तो बोले ही नहीं ना, एस का मतलब होता है सिनिस्टर। एस का पूरा नाम क्या है? सिनिस्टर, और सिनिस्टर का मतलब लैटिन में किधर की तरफ घूमना हमको? लेफ्ट साइड। ठीक है, यानी कि जब भी एंटी क्लॉक रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, उस समय हम उसको सिनिस्टर बोलेंगे और एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? सेकंड नंबर अपने से डिसाइड कीजिए, आंसर मत देखिए, अपने से डिसाइड कीजिए। तो क्लोरीन से चालू होते हुए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। एंटी क्लॉकवाइज से तो Cl Br then methyl then hydrogen। भी तो दे सकता है ना सर एस होगा सर। एस होगा। ये एस होगा, एंटी क्लॉक। आंसर में आर दिया है। यस सर, हाँ एंटी क्लॉकवाइज। एस होगा सर क्लोरीन के पास सबसे स्टॉप। ऑब्जर्वर चेंज करके देखिए, ऑब्जर्वर चेंज करके देखिए। ऑब्जर्वर चेंज करने का मतलब क्या होगा? ठीक है, ऑब्जर्वर चेंज करने का मतलब क्या होगा? जब आप इसमें ऑब्जर्वर को चेंज करेंगे तो ब्रोमीन चला आएगा सामने और क्लोरीन CH3 चला जाएगा पीछे। क्या आप मेरी बात को समझे? क्या बोले हम? समझ गए हैं सर। रुकिए हम दिखा देते हैं, नहीं समझे तो हम दिखा देंगे, ठीक है? ये जरूरी चीज है। इस जगह पे आ जाएगा मेरा ब्रोमीन, इस जगह पे आ जाएगा Cl, और हाइड्रोजन का तो कोई काउंटिंग नहीं। क्लॉकवाइज आ जाएगा। अभी अभी आपको ऑरेंज वाला किधर दिख रहा है? ऑरेंज वाला मेरी तरफ दिख रहा है, हाँ सर ऑरेंज वाला आपकी तरफ है। ठीक है? अब हम घूम के चले गए इधर, अब बोलिए ऑरेंज वाला किधर चला गया? से दूर। अवे
ठीक है, बस वही बोले। जब हम ऑब्जर्वर चेंज करेंगे तो वैसे केस में क्या हमको ब्रोमीन, क्लोरीन और फिर उसके बाद CH3 दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो हम इसको क्या बोले, रेक्टस बोले या सिनिस्टर बोले? रेक्टस बोलेंगे। रेक्टस। अब सर इसमें क्या दिक्कत था? ऑब्जर्वर अगर सामने से ही देखता तो क्या दिक्कत था? ब्रोमीन फिर CH3 और क्लोरीन तो हो नहीं सकता था, नहीं हो सकता था ना। ब्रोमीन फिर CH3 और Cl कैसे डिसाइड करते हैं, कर पाते हैं? नो सर, नो सर। आवाज आ रहा है? यस सर। वही हम पूछ रहे हैं कि ब्रोमीन के बाद CH3 और Cl क्या आप डिसाइड कर पाते? नहीं कर पाते। ब्रोमीन के बाद क्लोरीन आता तब ना C आता, 3 आएगा सर। ठीक है, तो नहीं देख पा रहे हम डायरेक्टली, तब जाके ऑब्जर्वर चेंज करते हैं। अब क्या हमको यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है? डायरेक्टली दिख रहा है, तो डायरेक्ट दिखना चाहिए। अगर डायरेक्ट नहीं दिखेगा, ऑब्जर्वर का पोजीशन चेंज कर दीजिए। ऑब्जर्वर का पोजीशन चेंज करने से क्या फायदा होता है या क्या चेंज होता है? चेंज होता है कि जो अवे था, ठीक है, वो टुवर्ड्स हो जाएगा, और जो टुवर्ड्स था वो किधर चला जाएगा? अवे चल जाएगा। बस ऑब्जर्वर चेंज करने से यही एक फायदा है और यही एक चेंज भी होता है। समझ में आया ये रेक्टस कैसे हुआ? किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है तो कर लीजिए सर। बोलिए ना सर। हाँ बोलिए मतलब बोलिए। लेफ्ट साइड से नहीं घूम सकते क्या सर? अच्छा ऐसे घूमने वाले थे, क्लोरीन फिर CH3 ऐसे घूमने वाले थे। हाँ सर। हाँ ठीक 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 ठीक। देखिए ये दिख रहा है ना, जब हम घूमना स्टार्ट करेंगे क्या मेरा ऑरेंज बीच में आया? अब हम आपको बोलेंगे कि आप है ना ऐसे देख रहे हैं और इधर से ऐसे घूमिए, ठीक है, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? प्लेन छोड़ के आगे बढ़ पाएंगे? एक प्लेन में रहना होगा आपको। हाँ सर। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल होता है ना, यही दिक्कत है थोड़ा सा, ठीक है। तो वैसे केस में आप क्या करें कि जब एक बाहर और एक अंदर है तो उसमें कभी आप कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब आपका बोलना था कि सर हम Br से Cl जाएंगे और Cl से CH3 आएंगे, और क्या करें, यही बोल रहे थे ना आप। हाँ सर। तो आपका ऑब्जर्विंग प्लेन जो है वो तो HCl और CH3 को लेके रखा है ना। देखिए देखिए ऑब्जर्विंग प्लेन का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए ऐसे है, ऑब्जर्विंग प्लेन आपका बेस में है तो आप इधर घूमेंगे, ऊपर वाला तो नहीं देखेंगे, समझे। ऑब्जर्विंग प्लेन यहाँ से A से लेके B तक और C तक है। क्या आपको पता चला किसको बोलते हैं ऑब्जर्विंग प्लेन? यस सर, समझ गया सर। परपेंडिकुलर को नहीं लेके चलते, परपेंडिकुलर या कुछ भी एंगल बना रहा है क्योंकि ये ऑन द प्लेन है, उसको हम कंसिडर नहीं करते। तो किसी एक पर्टिकुलर ट्रायंगल को लेंगे। तो जब मेरे पास सारा का सारा सॉलिड यानी ऑब्जर्वर की तरफ है तो उसमें हम पीछे वाले को कंसिडर नहीं करते, और जब हम पीछे वाले को कंसिडर करेंगे तो एकदम कॉन्जिक्यूटिव चलेंगे। पीछे वाले को कंसिडर करेंगे एकदम कॉन्जिक्यूटिव चलेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो वैसे केस में आपको यहाँ पे ब्रोमीन को इफेक्टिव बनाना पड़ेगा क्योंकि प्रायोरिटी सबसे ज्यादा इसी के पास है। तब जाके आप डिसाइड करते हैं कि यार 3 नंबर चलिए खत्म करें अब। 3 नंबर कैसा लग रहा है आपको? एन तो पढ़े नहीं है सर। अरे एन का मतलब होता है नाइदर। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नो सर। नो सर। ये ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है तो काहे का आर काहे का एस। समझ में आया? ये नाइदर। यस। ठीक है, चलिए 4 नंबर पे डिसाइड कीजिए। आर ही होगा सर। 4 नंबर आर होगा। सबसे पहला प्रायोरिटी किसको दिया? सर साइनाइड। OH सर, OH। OH सर OH। यस। OH को आप प्रायोरिटी दिए और हाइड्रोजन को ऐसे पड़ जाए, यही काम किए थे। हाँ सर। ठीक है, ये आर हो गया। 5 नंबर एस देख लीजिएगा एक बार, अपने से है ना जज कर लीजिएगा। अभी ये ऊपर में लगा Cl, यहाँ पे लगा हुआ है आयोडीन, यहाँ पे लगा हुआ है एक H और इस प्लेस पे एक Br। बोलिए क्या है ये? तो ऑप्टिकली आइसोमर। आर है कि एस है?
सर एच अच्छा आर है सर आर सर आर आर है होगा आर ही आर है आर सर है क्लॉकवाइज से आर है सर। आप आयोडीन को 1 नंबर बोले, ब्रोमीन को 2 नंबर बोले, क्लोरीन को 3 नंबर बोले, हाइड्रोजन आपको पीछे की तरफ दिखेगा, देखिए ऐसे दिखेगा, ऐसे हाइड्रोजन हाँ, आपको पीछे की तरफ दिखेगा, पीछे, ठीक हाँ है। सर तो क्योंकि पीछे दिख रहा है, अभी ऑब्जर्वर आप है इसलिए हम बोल रहे हैं पीछे दिख रहा है, ठीक है। तो ये पीछे दिख रहा है तो इसको इग्नोर करेंगे। अब तीनों में कंपैरिजन करना है, इन तीनों में कंपैरिजन करना है तो घूम जाना है। तो घूमेंगे हम लोग कौन से टाइप से, 1 2 3 1 2 3। डायरेक्शन मेरा कौन सा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होना है, इसका मतलब है ये आर है। नाम जो होगा आर के बाद नाम लिखिए, ठीक है। ये चलिए यहाँ पे एनंसियोमर्स का बात कर रहे थे ऊपर, देखिए क्या ये दोनों एनंसियोमर है एक दूसरे का। हाँ सर, मिरर इमेज हो रहा हाँ सर है सर मिरर इमेज अगर हम बोले एल तो इसको आप क्या बोलिएगा, आर सर ये डी D। होगा। ई सर ई सर ई हाँ डी एल के साथ लिवो रोटेटरी के साथ कौन चलता है, डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो रोटेटरी लेवो के साथ लीवर डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो। तो ये दोनों एनंसियोमर, एनंसियोमर मतलब एल और डी होगा, एल और डी होगा। अब सोचिए अगर मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर अमाउंट ऑफ डी एंड एल, तो इक्विमोलर 50% मतलब हम बोल रहे हैं इक्विमोलर, समझते हैं इक्विमोलर का मतलब, यस सर, दोनों का सेम अमाउंट दोनों का मोलैरिटी, दोनों का कंसंट्रेशन सेम। तो मिक्सचर ऑफ दिस ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, जितना वो राइट भी हाँ एकदम ठीक। ये जैसे है कोई इसको घुमा दिया इधर तो उतना ही वो दूसरी तरफ घुमाएगा, अगर एल घुमाया तो उसको आर की तरफ घुमाएगा, तो वापस जैसे था वैसे ही रह गया ना। जितना दाहिने घुमाए उतना ही बाएं भी घुमाए, जितना राइट घुमाए उतना ही लेफ्ट भी घुमाए, तो क्या चेंज आएगा, नो चेंज। और अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो वो कंपाउंड या मिक्सचर कैसा मिक्सचर कहलाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो 50% डी और 50% एल वाला कोई मिक्सचर होता है तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, और इसका नाम होता है रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर। तो जब कभी भी इक्विमोलर अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो हो और इक्विमोलर अमाउंट ऑफ लिवो हो तो वैसे केस में पूरा का पूरा मिक्सचर रेसमिक मिक्सचर होता है और वो ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर होता है, ठीक है। यानी किसी भी साइड का कोई रोटेशन नहीं। क्या ये दोनों एनंसियोमर है, लिखने पे तो मत जाइएगा तो गलत लिखता है। यस सर। हाँ सर है तो सर ये एनंसियोमर्स है। तो इधर वाला अगर मेरा डी तो इधर वाला कौन, एल एल डी और एल। अब देखिए मेसो पे हमको बात करना है, चलिए खत्म कर ही देते हैं ना आज, ताकि अगले दिन में ना केवल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते रहे। मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे इसी कंपाउंड को हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक ना, देखिएगा C ऊपर एक CH3 है, इधर साइड में हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक Cl लगा, फिर इससे बॉन्ड चला एक कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस प्लेस पे Cl है और यहाँ पे C2H5 हो गया। अगर हम इस बीच में कहीं पे मिरर डाल दें, यहां देख रहे हैं कहां मिरर डाल रहे हैं, ये मेरा मिरर, ये अगर हम एक मिरर डाल दें तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये कार्बन मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है, बोलिए हाँ कि ना। यस चेक करते हैं, किसी किसी को नहीं पता चला। ऊपर वाले C को लिए, इसमें एक मिथाइल जुड़ा, इसमें एक क्लोरीन जुड़ा, इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ा और इसमें एक A जुड़ा। क्या A जो है वो CH3 है या Cl है या H है, क्या है, ये पूरा A बोल रहे हैं, पूरा ग्रुप है सर। हाँ सर पूरा मतलब कुछ भी है, Cl CH3 और H छोड़ के है ना कुछ भी, हाँ सर ठीक है, इसको छोड़ के है। तो अब कार्बन पे क्या लग रहा है, 4 ग्रुप अलग कि सेम, अलग चारों अलग। अलग अलग है, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यस सर, यस हाँ सर यस सर। ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसको स्टार डाल दिए, स्टार कार्बन है, ठीक है। नीचे वाला भी सेम, तो दोनों का दोनों कैसा ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, दोनों कायरल सेंटर है, कितना कायरल सेंटर, 2। अब मिरर के रिस्पेक्ट में क्या आपको मिरर इमेज दिख रहा है यहाँ, नो सर। नो सर नहीं दिख रहा है, नहीं सर। नहीं दिख रहा है।
तो आप कह सकते हैं कि above part is not mirror image of below, ठीक है। therefore कंपाउंड मेरा कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। अगली बार अब देखिएगा, ऐसा ही कोई कंपाउंड है सी, यहाँ पे लगा CH3, इस प्लेस पे H है, यहाँ पे एक Cl है, इस प्लेस पे CClH और नीचे लगा हुआ है CH3, ठीक है। अब इसमें हम डालने वाले हैं एक मिरर बीच में, ठीक है। इट इज द मिरर। बोलिए ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर मिरर इमेज है तो ये अगर D होगा तो ये कौन होगा? एल। एल होगा सर। अगर मिरर इमेज है तो एक D होगा, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा L होगा ही होगा, क्योंकि मिरर इमेज में तो एनंसियोमर्स रहता ही रहता है, ठीक है। तो एक ही कंपाउंड में D और L है, तो क्या दोनों बराबर होगा? सुनिएगा सुनिएगा, CH3H3, ठीक है। मान लीजिए ये 5 मोल है, हम इसको 20 से काट दिए, इसको एक डब्बा में बंद कर दिए, बोलिए तो ये कार्बन कितना मोल होगा? 2.5 सर 2.5 लगा ही था। 5 मोल मोल। सर। अरे 5 गुना CC है, भाषा छोड़े बिना आप लोग नहीं समझते। अगर हम बोले कि CH3 बॉन्ड CH3 5 मोल है, इसका मतलब है कि पूरा कंपाउंड ना 5 मोल है। समझे क्या? सर समझ। उसमें क्या लगता है, एक कार्बन कितने यूनिट है, कहाँ गए सईद? 5। हंस रहा होगा, ये आंसर नहीं दे रहा, हंस रहा होगा, गलत आंसर, ठीक है। 5, नहीं सर। तो ये भी 5 मोल, और ये भी कितना पीयूष? सर 5 मोल। ये भी हंस रहा था पक्का, ठीक है। तो दोनों कितना 5-5 मोल। अब बोलिए क्या आपको इक्विमोलर दिखा? यस सर। को जब आधा आधा बांटते हैं तो दोनों बराबर, इसका मतलब जितना D है उतना ही L है। बोलिए कंपाउंड कैसा? कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव। कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसके ऊपर एक वर्ड सुने थे, क्या बोले थे? मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अभी क्या बोल रहे हैं? कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जब कभी भी कोई ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर कंटेन करने वाला कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव निकले तो उस कंपाउंड को कहते हैं मेसो कंपाउंड। क्या आपको याद रहेगा मेसो किसको कहते हैं? मेसो किसको कहते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव और मिरर इमेज। हाँ, मेसो कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें 2 कायरल सेंटर होगा और दोनों कायरल सेंटर एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, जिसके कारण कि कंपाउंड मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और वैसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? मेसो कंपाउंड बोलते हैं। क्या आपको याद रहेगा मेसो किसको कहते हैं? ठीक है, तो मेसो कंपाउंड containing 2 chiral सेंटर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 2 पे ही डिस्कशन होता है, इससे ज्यादा आपके है ना जेई और नीट तक के सिलेबस में नहीं, ठीक है। कंटेनिंग 2 chiral सेंटर, हम ये नहीं बोले कि 2 chiral सेंटर से ज्यादा नहीं आता, हम बोले मेसो का मतलब 2 से ज्यादा नहीं आता, ठीक है। कंटेनिंग 2 chiral सेंटर such that one is mirror image of another, ठीक है। और दूसरा बात अगर हम इसमें बोले तो मेसो कंपाउंड आर ऑप्टिकली कैसा होता है? ये इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अभी खत्म नहीं हुआ, 2-3 मिनट और, ठीक है।
नीचे मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए पहुंच गया, अगला क्लास में पढ़ेंगे, मगर अभी हमको है ना चाहिए थोड़ा 2-3 मिनट। देखिए सी पे ऊपर लगा है Cl, इस जगह पे लगा हुआ है H, इस जगह पे लगा हुआ है Br, और यहाँ पे C पे लगा हुआ है यहाँ पे एक Cl, और इस प्लेस पे लगा हुआ है Br, और यहाँ पे लगा हुआ है H। बोलिए मेसो है कि नहीं? नहीं है सर, मिरर इमेज नहीं है। नॉट मेसो। क्यों? मिरर इमेज नहीं है। क्योंकि ये मिरर इमेज नहीं है। दिख रहा है आपको डिफरेंट? मगर सर मगर इसको बनाया जा सकता है, सोचिए। हाँ सर, अगर अगर इसको उसको बनाया जा, हाँ सर, अगर Br और H अगर हम 180 पे घुमा देना, सर घुमा दे। ठीक है, अगर हम क्या बोले, अगर है 180 पे चाहे तो बना सकते हैं, तो विथ रोटेशन ऑफ 180 डिग्री, विथ ये अलाउड होता है, विथ रोटेशन ऑफ 180 डिग्री क्या सर बोल एक सकते साइड हैं? को इट इज मेसो। समझ में आया कब मेसो नहीं होता और कब बनाया जा सकता है? सर एक साइड को रोटेट करेंगे ना। हाँ 180 डिग्री रोटेट कर देंगे इससे। हाँ सर, तब ये हो जाएगा। ये जब ऐसे बंधा हुआ है घुमाएंगे तो पूरा का पूरा थोड़ी घूमेगा। और आप यही बोल रहे हैं ना कि सर इसको हमको नहीं घुमाने का मन है ना। हाँ नहीं घुमाएंगे इसको क्यों घुमाएंगे, ये घूमेगा, इसका रोटेशन होगा, यही बोल रहे थे ना साहिद? यस सर। हाँ ठीक है, तो एक पार्ट को हम लोग घुमाते हैं, दूसरे को नहीं घुमाते, और ये अलाउड है। 180 डिग्री का रोटेशन अलाउड है, 90 तक भी अलाउड, ठीक है। अगर जरूरत पड़ता है वो मेसो बन सकता है, वो अगर मिरर इमेज बन सकता है तो बिल्कुल बनाइए। यही काम ऊपर में किए थे ना, घुमाए थे। जो Br मेरा अवे था उसको हम सामने लेके आए थे, याद आया इस वाले कंपाउंड में? यस सर। ठीक है, तो ये काम कर सकते हैं। तो ये अल्काइल हैलाइड का आइसोमेरिज्म था। अल्काइल हैलाइड का जितना आइसोमेरिज्म का पार्ट था खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यहीं से स्टार्ट ही करेंगे, ठीक है। इतना पढ़ के बैठिएगा। अल्काइल हैलाइड में तो अब ये काम नहीं आएगा, ठीक है, मगर आगे चल के फिर से ये रिपीट करेगा आपके अल्कोहल में, ठीक है। तो देख के बैठिएगा कि क्या होता है। हाँ चलिए आज यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।